नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 6 के इसे स्पेशल ई लर्निंग क्लास में। ये चैप्टर 6 जो है सेकेंड यूनिट से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले 5th चैप्टर जो हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें भी हमने प्लांट फिजियोलॉजी की जो यूनिट है उसी के अंदर पढ़ा था। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह होती हैं उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की पूरी मैकेनिज्म जो है उसकी स्टडी जो है वो इसके अंतर्गत हमें करते हैं। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है, प्लाज्मोलाइसिस, डेप्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन, इस तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की पूरी मैकेनिज्म पढ़ी थी। उसके बाद में आगे ये जो 6th चैप्टर है इसमें हम दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, दो प्लांट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट वन है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज एसेंट ऑफ सैप, जिसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। अब इसके अंदर यदि हम देखें तो एक साथ यदि देखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन और उसके बाद में एसेंट ऑफ सैप, इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, एक प्लांट जो है उसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। वन पार्ट जो एरियल पार्ट उसका होता है उसको हम बोलते हैं सूट, और इसमें ब्रांचेज वगैरह निकलते हैं और फिर लास्ट में क्या बनते हैं, लीव्स। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम में, जिसमें रूट मिलते हैं। ये रूट जो है वो क्या करती हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन करती हैं ज़मीन से और फिर इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले भागों तक पहुंचाते हैं। यही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वाटर जो सोइल में प्रेजेंट होता है उसका एब्जॉर्ब होना रूट हेयर सेल्स के थ्रू, वो तो है वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में उसका लेटरल फ्लो होगा और वो रूट के जाइलम तक जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर रूट का जो जाइलम है वो और फिर स्टेम जो है उससे होकर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर चढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे एसेंट ऑफ सैप। तो यूँ कह सकते हैं सीधा सीधा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना फ्रॉम कहाँ से, सोइल से, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल सॉल्यूशन एंड then the flow of water molecule from root hair to the xylem vessels of root and then the flow of water from root to stem in the direction against gravitational force। ये पूरी प्रोसेसेस वगैरह जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो है क्या, उसके लिए कुछ पहले कुछ सामान्य बातें जो है, कुछ नॉर्मल फैक्ट वगैरह जो है उनको जानना थोड़ा सा जरूरी है। प्लांट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं, जमीन से करते हैं, ये सीधी सी बात है, और उसको हम कह सकते हैं सोइल। तो सोइल जो है, मिट्टी जो होती है उसमें कण होते हैं, उनके कणों के बीच बीच में भी पानी होता है, उसको हम बोलते हैं सोइल वाटर। तो सोइल वाटर जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। अब ये सोइल वाटर जो है, सोइल में जो वाटर होता है वो है। अब सोइल वाटर जो है उसका सोर्स क्या है, या सोइल में वाटर आता कहाँ से, वो है रेन या रेनफॉल, बारिश। जो बारिश होती है उसका पानी जो बादलों से ज़मीन पर गिरता है, मिट्टी में गिरता है, वो सोइल या मिट्टी जो है, मृदा जो है वो क्या करती है, उस जल को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने अंदर बनाए रखती है, और बाद में जब जरूरत पड़ती है प्लांट को तो फिर वो प्लांट उसी वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका जो मेन रिजर्वायर हो गया वो क्या है, रेन। अब रेन के थ्रू जो भी पानी सोइल पर गिरता है वो सारा का सारा सोइल वाटर नहीं बनाता। उसका कारण देखें, इस वाटर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या अलग अलग कैटेगरी होती है रेन वाटर की भी। ज़्यादातर यदि देखा जाए कभी कभार जब हैवी रेन होती है तो ज़मीन पर ज़्यादातर पानी जो गिरता है वो ज़मीन के अंदर जाता ही नहीं है, उससे पहले वो बहकर फ्लो होकर पॉन्ड्स या फिर लेक्स या फिर जो रिवर्स वगैरह होते हैं उनमें चला जाता है, नदी तालाब वगैरह में चला जाता है। इस प्रकार से मिट्टी पर तो गिरा या जमीन पर तो गिरा पानी, लेकिन वहां पर रुका ही नहीं, वहां से दूसरी जगह पर चला गया। इसको हम कहेंगे रन अवे वाटर। तो ये बहकर निकल जाने वाला जल होता है जो सोइल वाटर में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद में जो पानी बहता नहीं है, जब लाइट रेन होती है, हल्की बारिश होती है, बहुत सारे वगैरह गिरते हैं, वो ज़्यादातर पानी जो वो ज़मीन में ही चला जाता है, वो क्या बनाता है, सोइल वाटर बनाता है। अब उसकी भी अलग अलग टाइप हैं। ये सोइल वाटर जो सोइल में होता है वो भी अलग अलग टाइप का होगा। एक
ये कंडीशन देखें कि सोइल में जो पार्टिकल हैं इनके ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तो बारिश का पानी जब इन पर गिरेगा तो सारा का सारा पानी जो है वो मिट्टी में ही नहीं रहेगा। बहुत सारा पानी जो है वो इसमें ऐसा होगा जो मिट्टी के कणों के बीच में जो जगह होती है वहाँ से होते हुए कहाँ पर चला जाता है, नीचे ज़मीन की गहराई में चला जाता है, डेप्थ में चला जाता है। अब ऐसा पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से डेप्थ में चला गया, इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर या ग्रेविटी वाटर ये कहलाएगा। और यह भी नॉर्मली देखा जाए तो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता, कारण क्योंकि इतनी डेप्थ तक प्लांट्स की रूट वगैरह जो है वो पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये भी अनअवेलेबल हो जाता है। हालांकि एक दूसरे रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये अंडरग्राउंड वाटर बनाता है, जो हम जमीन से निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर वो इसी से आता है। तो पूरी पूर्ति वगैरह जो है वो जमीन में इसके ग्रेविटेशनल वाटर के थ्रू ही होती है। इसके बाद में कुछ पानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे होते हैं जो इन सोइल पार्टिकल के बीच बीच में पाए जाने वाली ये जो कैपिलरीज हैं, पतली पतली कैपिलरी बनते हैं, इनके अंदर जमा रहता है। ये जो पानी है इसको हम कहेंगे कैपिलरी वाटर। तो सेकेंड टाइप जो है वो इसका हो गया कैपिलरी वाटर। और यह कैपिलरी वाटर जो है वही अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, बाकी जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं रहता। तो कैपिलरी वाटर है विच वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर ए प्लांट्स, तो वो क्या होगा, कैपिलरी वाटर। ये ध्यान में रखें। एक और तीसरा वाटर और होता है जिसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो भी अनअवेलेबल रहता है क्या, सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं या कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, ये सॉइल पार्टिकल कुछ वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ में क्या कर लेते हैं, इम्बिबेट कर लेते हैं, या इसके साथ में ये बॉन्ड बनाकर इसको जकड़ लेते हैं। अब इस तरह का पानी जो है वो रूट वगैरह यहाँ पर होंगी तो भी वो उन तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल ने उसको बांध रखा है। इसलिए ऐसा वाटर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो होती है सॉइल पार्टिकल की या कोलोइडल पार्टिकल की, वो इस वाटर को अवेलेबल नहीं होने देती, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये हो गए इसके टाइप। अब इसके बाद में अगली जो चीज़ है उसमें हम आते हैं। इसमें केवल एक चीज़ मुख्य रूप से ये ध्यान में रखनी है कि विच वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर ए प्लांट्स, तो वो है कैपिलरी वाटर। इसके बाद में है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। अब ऑर्गन जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं उनकी यदि हम बात करें तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता ही है। लोअर प्लांट्स में हम बात करें जैसे एल्गीज हैं, एल्गीज में पूरी की पूरी सरफेस है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ब्रायोफाइट्स वगैरह जो है उनमें छोटे छोटे मूल जैसे जड़ जैसी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। तो राइजोइड्स present in bryophytes for the water absorption, but in higher plants the water absorbing organ is root. रूट जो है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब ये रूट जो है वो भी दो टाइप की है, एक मैच्योर और एक न्यूली मेड या यंग रूट। तो रूट के भी दो रीजन होते हैं, दो कारण है, दो जो पार्ट हैं, क्षेत्र हैं वो होते हैं। एक उसका मैच्योर रीजन जो जहाँ पर ये बनती है, जैसे जैसे ये बनती है बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीछे का पार्ट इसका मैच्योर हो जाता है, और इसका आगे वाला ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये इतना सा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, इसका यंग रूट रीजन कहलाता है। अब यंग रूट जो है वही क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, इसे हम यंग रूट कह सकते हैं। तो यंग रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, मैच्योर रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। कारण उसका, क्योंकि जब मैच्योरेशन हो जाता है मैच्योर रीजन में सेल्स का, तो उन सेल्स की वाल जो है उनमें लिग्निन और सुबेरिन ये जमा हो जाते हैं। तो लिग्निफिकेशन और सुबेरानाइजेशन के कारण से क्या होता है, ये सेल वाल जो होती है इस रीजन में मिलने वाली सेल्स की, वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती हैं, और उसके कारण से वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैच्योर रूट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, केवल यंग रूट वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। अब यंग रूट जो है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं या अलग अलग रीजन्स मिलते हैं। तो रीजन्स ऑफ ए यंग रूट, देयर आर 5 रीजन्स फाउंड इन ए यंग रूट। 1 रूट कैप, सेल डिवीजन रीजन, एलोंगेशन रीजन है,
रूट हेयर रीजन एंड फिफ्थ वन मैच्योरेशन रीजन। फर्स्ट वन है रूट कैप। रूट का जो टिप पार्ट होता है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जो पेरेन्काइमेटल सेल से बनी होती है। ये टिप पार्ट जो है उसको हम कहते हैं रूट कैप। ये रूट जैसे जैसे आगे ग्रो करती है, आगे बढ़ती जाती है, ये सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में से निकलती है और उसके कारण से वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए रूट कैप जो है वो रूट के टिप पार्ट पर या रूट अपेक्स पर मिलती है, क्योंकि रूट का जो प्राइमरी टिप पार्ट होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और उसके कारण से उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर रूट कैप मिलती है। उसके बाद में है रूट का फर्स्ट पार्ट, इसको हम मान सकते हैं वैसे, लेकिन सेकेंड पार्ट है जो रूट कैप के नीचे होता है, इसे ढका हुआ, वो है सेल डिवीजन रीजन। इसमें ऐसी सेल्स मिलती हैं जो लगातार माइटोटिकली डिवाइड होती रहती हैं। माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस जो है वो इसमें होता रहता है और उसके कारण से सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। इसका मतलब ये जो रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल की रूट के ग्रोथ के लिए। उसके बाद में इलोंगेशन रीजन बिहाइंड द सेल डिवीजन रीजन। इस रीजन में जो सेल्स होती हैं वो लगातार क्या करते हैं, अपनी साइज को बढ़ाती रहती हैं। यहाँ पर केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज वही रहती है, साइज नहीं बढ़ती। यहाँ पर जो पीछे सेल रह गई, इस रीजन की कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं, वो ही इलोंगेट होती हैं और उसी के कारण से रूट की जो लेंथ होती है वो लेंथ बढ़ती है। उसके बाद पीछे वाली सेल्स या पीछे वाला रीजन, फोर्थ रीजन जो है वो है रूट हेयर रीजन। इस रीजन में जो सेल्स होती हैं, जो आउटर सेल्स होती हैं, जो एपिब्लेमा या एपिडर्मिस बनाते हैं, वो सेल्स सिलेंडर लाइक आउटग्रोथ बनाती हैं, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ बनाती हैं, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। तो बाय विच, इस कारण से इन दिस रीजन मैनी रूट हेयर्स फाउंड, so this is called root hair region. Only root hair region is responsible for the water absorption. यही ध्यान में रखना है कि यंग रूट में भी कौन सा रीजन जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वो काम करता है रूट हेयर रीजन। या रूट हेयर जो है वो स्ट्रक्चर है जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। उसके बाद में है मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन में जो सेल्स होती हैं उनमें रूट हेयर जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सेल्स जो होती हैं उनकी सेल वॉल में लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से वो सेल्स मैच्योर हो जाती हैं और वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। इस कारण से ये नॉर्मली देखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता ही नहीं है। तो यंग रूट और यंग रूट में भी कौन सा रूट हेयर रीजन जो है वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करे। अब इसके बाद में हम मुख्य बिंदु पर इसमें आते हैं। मुख्य बिंदु जो है अपना इस चैप्टर का वो क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी स्टडी हमें करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ए प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, तो मेनली इस मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन और सेकंड वन इज ए एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये पैसिव और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसकी विशेषताएं अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट जो है वो एक साथ देख सकते हैं, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के एक साथ, या फिर दोनों को हम कंपेराइज करते हैं। तो दोनों को हम यहाँ पर कंपेराइज करते हैं और उसके बेसिस पर देखते हैं कि इनमें कैसे एक्टिव या कैसे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो होगा। तो पहला जो है बिंदु इनके तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो वो है कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, अब उसके लिए पहले एक प्लांट जो है उसमें देखें। प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का ये रूट सिस्टम और उससे ऊपर ये शूट सिस्टम जिसमें ब्रांचेज वगैरह और लास्ट में क्या है, लीव्स वगैरह ये मिलती हैं। ये इसका एरियल पार्ट है और ये या एरियल सिस्टम है और ये इसका क्या है, अंडर ग्राउंड सिस्टम। ये रूट सिस्टम एंड दिस वन इज ए शूट सिस्टम। इन शूट सिस्टम स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट एंड इन रूट सिस्टम ओनली रूट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ से, सोइल से, और जाएगा कहाँ पर, ऊपर वाले पार्ट की ओर। अब यहाँ पर ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा जो होता कहाँ पर है, ये एक अंडरग्राउंड प्रोसेस है, जमीन के अंदर होता है। लेकिन इसके लिए जो भी फैक्टर होते हैं
जो भी ऐसे फैक्टर जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, वो यदि जनरेट होते हैं कहाँ पर, एरियल पार्ट में, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ओरिजन या ओरिजिन ऑफ फैक्टर फॉर ए रिस्पॉन्सिबल द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑन इन ए सूट सिस्टम या एरियल सिस्टम। तो फैक्टर्स जनरेट्स इन ए एरियल सिस्टम या कह सकते हैं सूट सिस्टम। वाटर एब्जॉर्प्शन तो करेगी तो यहाँ पर भी रूट ही, लेकिन उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो रूट में नहीं सूट में डेवलप होंगे। रूट तो केवल क्या करेगी, रूट जो है वो केवल पासेज या फिर रास्ता पाथ जो है वो प्रोवाइड करती है जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ सके, बस केवल रास्ते का काम करती है रूट। बाकी फैक्टर जो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पर जनरेट होते हैं, एरियल पार्ट में। और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसमें फैक्टर्स जनरेट्स इन ए रूट सिस्टम। यहाँ पर रूट सिस्टम खुद जो है पासेज का काम भी रूट करती है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो भी कहाँ पर जनरेट होते हैं, रूट में ही होते हैं। तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो व्हेन द फैक्टर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन रूट्स then it is called active water absorption, and when the factors when the responsible factors generates in the soot system and root acts only the passage for water molecules, that is called a passive water absorption। अब इसके बाद में दूसरी चीज हम देखें, वाटर एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से सोइल से इंटर होते हैं किसमें, रूट हेयर में। अब सोइल से ये रूट हेयर में जब इंटर होंगे तो इसके लिए, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, वर्क किया, मूवमेंट हुआ, यहाँ पर विस्थापन हुआ तो कार्य हो गया। इसके लिए कोई ना कोई फोर्स जो है वो जरूरी होगा। तो यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोर्स है वो फोर्स भी दोनों टाइप में अलग अलग होगा। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फोर्स है ये बात एक ही है, रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट या डेवलप्स इन ए सूट सिस्टम, ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स होगा जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डेवलप होता है कहाँ पर, इन ए रूट या रूटे सिस्टम। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद में तीसरी चीज जो है उस पर और आते हैं। यहाँ पर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसमें देखें तो रूट केवल पासेज का काम करती है, बाकी फैक्टर या फोर्स जो है वो डेवलप होते हैं कहाँ पर, एरियल सिस्टम या सूट सिस्टम में। तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन वैसे एक्चुअली देखा जाए तो करती तो रूट ही है, लेकिन फोर्स वगैरह जनरेट यहाँ एरियल पार्ट में हो रहे हैं। तो रूट जो है इसकी जो भूमिका है वो कैसी है, माइनर। ये रूट जो है वो माइनर रोल पार्टिसिपेट करती है इसमें, या रूट का रोल जो है वो क्या होता है, माइनर होता है। जबकि इसमें रूट का जो रोल होता है वो कैसा होता है, मेजर रोल होता है, क्योंकि पासेज भी रूट ही प्रोवाइड करवाती है और उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो भी कहाँ पर जनरेट होते हैं, रूट में ही होते हैं। अब इन दोनों में से एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में से यदि देखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर जो है, या मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन 96 to 98%। 96 से 98% वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है, टोटल वाटर जितना भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से 96 to 98% वाटर एब्जॉर्ब होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन मेथड से। जबकि बहुत थोड़ा सा 2 से 4% वाटर जो है, केवल उतना ही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है टोटल एब्जॉर्ब वाटर का एक्टिव मेथड से। इसके बाद में एक और बिंदु जो है उसके ऊपर हम आते हैं, पांचवा बिंदु इसके हम बात करें। फिफ्थ पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो प्लांट्स जो है इसमें यदि हम देखें पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में, इसमें प्लांट जो है इसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता।
प्लांट की एक्टिव भूमिका नहीं होती, जबकि इसमें प्लांट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव होता है। कैसे? इसके लिए एनर्जी चाहिए, जो फोर्स क्रिएट करना है उसके लिए एनर्जी की जरूरी होगी, और इसमें जो एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जीज या फिजिकल फोर्सेस के थ्रू आती है। तो प्लांट का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, और एटीपी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है इसकी इसमें ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसमें जो है वो एटीपी जो है वो ज़रूरी होंगी, बायोलॉजिकल एनर्जी जो है वो ज़रूरी होंगी, क्योंकि रूट हेयर जो है वो वाटर को अपने अंदर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके लिए उन्हें एटीपी यूटिलाइज करने पड़ेंगे, या एटीपी जो है वो खर्च उन्हें करने पड़ेंगे, और ये एटीपी जो है वो खुद रूट जो है वही प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इस तरह से इसमें देखें तो इसमें प्लांट का एक्टिव रोल हो गया, या प्लांट टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेट इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड प्लांट not actively participate in a passive water absorption because ATP not required in this water absorption, ATP required in this water absorption। अब ये होता कैसे है उसकी हम बात करें। यहाँ पर बिना प्लांट जो है वो एक्टिव रोल निभाए, एटीपी यूटिलाइज किए कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकता है, उसके लिए वो फैक्टर जो है वो जनरेट हुए वो कैसे होंगे। तो उसके लिए हम देखें शूट पार्ट जो है उसमें जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो H2O या वाटर मॉलिक्यूल्स को उनको बाहर रिलीज करते हैं, और लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल का पूरा एक कॉलम बना होता है। इस कॉलम में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स लीव से बाहर थ्रू आउट किए जा रहे हैं, ये पीछे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स या एक पुलिंग फोर्स जो है वो जनरेट करते हैं, और उसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल लगातार ऊपर चढ़ते हैं, और यही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सोइल में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से लीव्स में होने वाला जो ट्रांसपिरेशन है वो जो पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, वही पुलिंग फोर्स वाटर में सोइल में से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है एक तरह से देखा जाए तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हो गया किसके लिए, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। जबकि इसमें यदि हम देखें तो रूट हेयर जो हम वो क्या करते हैं, एक्टिवली एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, या फिर एटीपी को यूज करते हैं, और एटीपी को यूज करके क्या करते हैं, रूट हेयर खुद जो है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही वाटर जो है वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो इसमें वाटर जो है वो एक पॉजिटिव फोर्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव फोर्स खुद रूट ने बनाया, इसके कारण से ये चढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कैसा होता है, एक नेगेटिव फोर्स होता है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में वो फोर्स जनरेट हो रहा है और वर्क कर रहा है कहाँ पर, नीचे वाले पार्ट में, तो इसलिए इसको नेगेटिव फोर्स जो है वो भी कहेंगे। अब इसके बाद में अंतिम चीज़ और देखें, इसके लिए हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि पैसिव और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कब होता है। तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रांसपिरेशन। अब सीधी सी बात है, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, और ट्रांसपिरेशन होता है डे टाइम में, दिन के समय जो है वो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके थ्रू प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब रात के समय ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है तो उस समय वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो किसके थ्रू होगा, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो मेनली पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन डे टाइम when transpiration rate is higher then water absorption rate is also higher, but active water absorption occurs in the absence of transpiration या in night, रात के अंदर ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे भी हो दोनों टाइप की प्रोसेसेस वगैरह जो है वो हमने पढ़ी, जिसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर रूट हेयर सेल्स जो है उनमें आ गए। अब इससे आगे जो इसका पाथ है वो हम बाद में कल पढ़ेंगे। पहले एक लेटरल फ्लो ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एसेंट ऑफ सेप पढ़ेंगे। लेटरल फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल केवल यहाँ पर आए हैं रूट हेयर सेल्स में, यहाँ से इनको रूट की जो जाइलम है उसमें आना है, और फिर जाइलम से उसे कहाँ पर पहुँचाया जाना है, अपर पार्ट जो होते हैं उनमें।
वाटर मॉलिक्यूल का वो रूट है जो रूट हेयर सेल से लेकर या एपिडर्मल सेल से कहाँ तक होता है, जाइलम तक, ये कहलाता है लेटरल फ्लो। इसको हमें सेकंड प्रोसेस के रूप में कल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ऊपर की ओर चढ़ाना, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। इसको हम पढ़ेंगे इससे आगे वाले पॉइंट के रूप में, वो भी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने इतना इसमें पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो है क्या, उससे रिलेटेड कुछ नॉर्मल फैक्टर्स वगैरह, और उसके बाद में मेनली ये दो चीज़ें, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।